Hello students, so again welcome to our new session and new chapters electromagnetic inductions। इंट्रोडक्शन लेक्चर अपना कंप्लीट हो चुका था। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है मोशनल ईएमएफ के ऊपर। क्या होता है मोशनल ईएमएफ? गतिक विद्युत वाहक बल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। मोशनल ईएमएफ। और जो बहुत ही आलसी लोग हैं वो हमारी वेबसाइट यानी कि टेलीग्राम चैनल पे जाके इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। और अगर वहाँ पर इस चैप्टर के नोट्स अवेलेबल नहीं हैं तो 1 या 2 दिन यानी कि इस लेक्चर के जस्ट बाद में हो जाएंगे भी अपलोड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिकॉल द प्रीवियस वन, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि इजी रहे समझने के लिए। तो स्टार्टिंग के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि जो इंट्रोडक्शन था, फैराडे और हेनरी नामक 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या कहा था कि अगर मान लो कि कोई वायर है उसके अंदर करंट फ्लो करवाते हो तो उस वायर में करंट फ्लो होने की वजह से उस वायर के चारों ओर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि इनके विपरीत भी क्या होना चाहिए। अगर किसी वायर के पास आप मैग्नेटिक फील्ड लेके आते हो तो क्या होना चाहिए, उस वायर के अंदर करंट फ्लो होना चाहिए। और इसके ऊपर इन्होंने 3 प्रयोग किए थे। वो तीनों प्रयोग अपन इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं। और उन तीनों ही प्रयोग से ये कन्फर्म हो गया था कि अगर मान लो कि आप किसी वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन करते हो, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, उस वायर के अंदर करंट फ्लो होगा। कैसे होगा? क्योंकि फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन करोगे तो फील्ड लाइंस की वजह से वो जो वायर है या वो जो कोयल है उसके अंदर क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये भी अपन उस लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो फील्ड लाइंस की जो संख्या होती है जो कोयल्स के लंबवत रहती हैं वो संख्या क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। तो क्या होता है, जब आप किसी कोयल के पास में, किसी कुंडली के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में परिवर्तन करते हो तो उस कोयल के अंदर क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और वो विद्युत वाहक बल क्या करता है, उस परिपथ के अंदर धारा का निर्माण करता है। इसके बाद में अपन ने उस धारा की डायरेक्शन के लिए एक नियम पढ़ा था। मतलब कि फैराडे और हेनरी के तो समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा था, कि अगर पास लेके जाते हो तो जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ अलग आ रही है और दूर लेके जाते हो तो जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ अलग आ रही है। तो लेंज नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, वो जो आप करंट फ्लो करवा रहे हो, मतलब कि फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन करते हो तो कोयल के अंदर करंट फ्लो होता है, ये तो फैराडे और हेनरी ने बताया था। अब वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होती है ये बताया था अपने को लेंज नामक वैज्ञानिक ने। और लेंज नामक वैज्ञानिक ने जो एक्सपेरिमेंट किए उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो धारा की डायरेक्शन आई, उस धारा की डायरेक्शन के लिए वो जो नियम था वो क्या था कि अगर मान लो आप फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन करते हो, परिवर्तन कैसे कर सकते हो, कोई मैग्नेट है उसको उस कोयल के पास लेके आते हो या दूर लेके जाते हो। तो कोयल को पास लेके आने की वजह से उस कोयल के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ और उस कोयल के अंदर करंट फ्लो हुआ। वो जो कोयल के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है और जो करंट है उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिस कारण वह उत्पन्न हुई है। ये भी अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। मतलब कि लेंज का नियम, किसी कोयल के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार रहती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना लेक्चर कंप्लीट हुआ था इंट्रोडक्शन। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है गतिक विद्युत वाहक बल यानी कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है। स्टूडेंट्स, अपन क्या कर सकते हैं, किसी कोयल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसके अंदर परिवर्तन 2 प्रकार से कर सकते हैं। समझना ध्यान से। ठीक है, मान लो जैसे मैं ये कहूँ कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर मान लो कि आप कोई पृष्ठ रख देते हो। जैसे मान लो कि कोई पृष्ठ रखा, ये मान लो कि कोई पृष्ठ है और ये लंबवत रखा गया है। ठीक है,
ये कैसा रखा गया है, लंबवत रखा गया है, ठीक है। अब ये सीधा रखा गया है तो इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं फ्लो होता है? क्योंकि फैराडे का जो प्रथम नियम है जो उन्होंने प्रयोग के आधार पर दिया था वो क्या था? फैराडे ने 2 नियम दिए थे भाई, प्रथम और द्वितीय नियम। क्या था? अगर मान लो कि किसी कोयल के आसपास फील्ड लाइंस में परिवर्तन होता है तो उस फील्ड लाइंस में परिवर्तन होने का मतलब क्या है? फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से किसी कोयल में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। ये तो था फैराडे का प्रथम नियम। और द्वितीय नियम क्या था कि अगर मान लो कि आप किसी कोयल के अंदर जितना ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन करते हो उतना ज़्यादा क्या होता है? कोयल में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। पहला नियम, परिवर्तन करने से धारा प्रवाहित होती है। दूसरा नियम, फ्लक्स में जितना ज़्यादा परिवर्तन उतना ज़्यादा क्या होता है? कोयल के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और जो द्वितीय नियम था वो क्या था? E इजिकल टू माइनस का डी फाई बी अपॉन में डी टी। और माइनस का सिंबल डायरेक्शन के लिए जो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग लिखा था, मतलब कि विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है। तो विरोध और अपोजिट के लिए क्या आता है? ये साइन नेगेटिव आता है, ठीक है। तो किसी कोयल के अंदर अपन 2 प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। पहला सुनना, ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इसके अंदर कोई पृष्ठ रखा है। यूँ समझो ये पृष्ठ, इसका एरिया मान लो कि 10 मीटर स्क्वायर है, सिर्फ मानना है अपने को, इसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है। अगर B और A दोनों कांस्टेंट है, 10 मीटर स्क्वायर हो गया यानी कि एरिया कांस्टेंट हो गया इसका। अगर B भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने की वजह से क्या होता है? इस कोयल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इस कोयल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ, मतलब कि क्योंकि जो फील्ड लाइन्स है वो क्या थी? कांस्टेंट थी, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, अगर एरिया भी कांस्टेंट है और मैग्नेटिक फील्ड ये भी क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, फील्ड लाइंस के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो फील्ड लाइंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसके अंदर जो आप ले रहे हो, ये भी जो भी पृष्ठ ले रहे हो, इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। अब बात करते हैं इसको आप वेरी कैसे कर सकते हो, परिवर्तनशील कैसे बना सकते हो, इसके अंदर करंट फ्लो कैसे कर सकते हो। 2 टाइप्स हैं। पहला, अगर मान लो यानी कि इस कोयल के अंदर आपको क्या करवाना है? करंट फ्लो करवाना है। तो करंट फ्लो करवाने के लिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? अगर आप फ्लक्स में परिवर्तन करते हो, फ्लक्स में परिवर्तन मतलब कि फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन जो पास आउट हो रही है उस पृष्ठ से, तो फ्लक्स में अगर परिवर्तन करते हो तो उस कोयल के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और वो विद्युत वाहक बल ही क्या करता है? इसके अंदर करंट फ्लो करवाता है। तो अपन ये जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है फाई बी इक्वल होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, या बी डॉट ए के होता है, ठीक है। और अपन बी डॉट ए होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन अगर मान लो कि मैं ये कहूँ कि आपको इस कोयल के अंदर करंट फ्लो करवाना है, मतलब फ्लक्स परिवर्तन करवाना है, तो वो फ्लक्स परिवर्तन कैसे करवाओगे? फाई बी की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो माइनस का डी, फाई बी कितना है? बी डॉट ए अपॉन में डी टी, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में सुना, ये वैसे बी डॉट ए क्या आता है? कोस थीटा आता है, जहाँ पर थीटा क्या होता है? बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर होता है। ये अपन मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। और अपन ने वहाँ पर ये देखा था कि फ्लक्स तभी होगा पृष्ठ के अंदर जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो? 0। मतलब कि फ्लक्स क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल कितना होगा? 0। तो यहाँ से कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ये क्या हो जाएगा? फाई बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फाई बी की वैल्यू बी ए रखिए। अब सुनना, आप किसी पृष्ठ के अंदर 2 प्रकार से क्या कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन, मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हो। पहला, बी को बाहर निकालो, यानी कि बी को कांस्टेंट कर दो, ए को वेरिएबल, ए को कांस्टेंट कर दो, बी को वेरिएबल। मतलब देखो, इसको 10 मीटर नियत रखा,
कांस्टेंट रख दिया, लेकिन फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन कर दो, मतलब कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करो, तो वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो फील्ड लाइंस की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी, तो फील्ड लाइंस की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो इसके अंदर जो पास आउट हो रही है फील्ड लाइंस उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र को कम या ज़्यादा करोगे तो इसके अंदर क्या होता है, फील्ड लाइंस के अंदर चेंज आएगा, मतलब कि बल रेखाओं की संख्या कम या ज़्यादा होगी, तो बल रेखाओं की संख्या कम या ज़्यादा होगी तो मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या बनाता है, विद्युत वाहक बल, और इसके अंदर क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, दूसरा यानी कि एक तो आप क्या कर सकते हो, ए को कांस्टेंट रखा और मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर परिवर्तन किया, यानी कि dB अपॉन में dt, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परिवर्तन किया तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दो अब की बार, बी क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो आपने 10 मीटर स्क्वायर एरिया लिया है इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करो, तो 10 मीटर स्क्वायर है इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करो। कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हो, यानी कि आपको वेरी करना है, मतलब कि कम करते जाओ, यूँ नहीं है कि 10 मीटर स्क्वायर उसके बाद में 9 मीटर स्क्वायर पे रुक के, ऐसा नहीं करना है, मतलब कि 10 मीटर स्क्वायर से 9, 8, 7, 6, 5 ये एरिया कम हो रहा है। देखो ये फील्ड लाइन्स है, यूँ समझो कि इस टोटल 10 मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर मान लो कि 100 चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है 10 मीटर स्क्वायर के अंदर। अगर आप इस 10 मीटर स्क्वायर को कम करते 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 मान लो कि जैसे कम कर रहे हो 9 मीटर स्क्वायर, तो मान लो कि 90 गुजरेगी भी, 8, 80, 7, 70, 6, 60, मतलब कि जैसे जैसे आप एरिया का मान कम करते जाते हो 10 मीटर स्क्वायर से 9, 8, 7 मतलब कम करते जाते हो, तो उधर जो फील्ड लाइंस पास आउट हो रही थी, पहले 100 हो रही थी, उसके बाद में एरिया कम हो गया है, तो जो फील्ड लाइंस पास आउट होगी उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फील्ड लाइंस की वैल्यू कम हो गई तो मतलब क्या है, इसका फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और अगर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और उस कोइल के अंदर, उस कुंडली के अंदर, उस पृष्ठ के अंदर क्या होता है, धारा का निर्माण होता है, उस पृष्ठ के अंदर धारा प्रवाहित होती है। तो आप फ्लक्स में परिवर्तन 2 टाइप से कर सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र के मान को वेरी करके एरिया वेक्टर को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, चुंबकीय क्षेत्र को नियत करो और एरिया को क्या करो, वेरी करो, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों को वेरी कर दो, तो भी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा और तो भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसी टॉपिक के बेस पे अपना आज का टॉपिक रहने वाला है मोशनल ईएमएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझना भी ध्यान से। मान लो कि अपने पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और वो क्या है, कांस्टेंट है। अपन क्या लेते हैं, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर इनवर्ट, ये लो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, इसके अंदर एक आयताकार तार का टुकड़ा लेते हैं, जिसका एक जो साइड है वो क्या है, वेरिएबल है, जिसकी एक साइड वेरिएबल है। समझना, देखो कैसे, मान लो कि ये कोई आयताकार तार का टुकड़ा है, ठीक है, और इसके ऊपर मान लो कि एक साइड है आपकी पी क्यू, ये जो साइड है पी क्यू ये वेरिएबल है, मतलब कि इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, और इसकी लेंथ मान लो कितनी है, एल है। इस पी क्यू की लेंथ मान लो एल, ये पी क्यू ये मान लो कि आर है और ये मान लो कि एस है, और ये लेंथ मान लो कि एक्स है। मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या ली गई है, कांस्टेंट ली गई है, और उस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई आयताकार टुकड़ा लिया गया है, और वो जो आयताकार टुकड़ा है तार का, उसकी 3 साइड तो कांस्टेंट है, लेकिन जो चौथी साइड है वो उसके ऊपर क्या कर सकती है, चेंज हो सकती है, मतलब कि कम ज़्यादा हो सकती है। यूँ समझो कि ये पी एस आर क्यू यहाँ तक तो ये कांस्टेंट है, लेकिन ये जो भुजा है ना, ये जो साइड है, ये इसके ऊपर ऐसे चल सकती है। जब ये चलेगी तो ये जो पी क्यू आर एस है, इसका जो एरिया है वो क्या होगा, कम होगा।
मतलब ये यहाँ P, S, R और Q, ये तीन साइड तो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन ये जो PQ साइड है ना, ये जब इधर और इधर खिसक सकती है इसके ऊपर, जब ये इधर और इधर खिसकेगी तो जो PQRS है यानी कि आयताकार जो टुकड़ा है उसका एरिया कम या ज़्यादा होगा। अब एरिया कम या ज़्यादा होगा मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है और एरिया क्या है, इसका वेरिएबल है, मतलब फ्लक्स में तो परिवर्तन होगा। अब ये भी किया, ये देखो ए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो क्या होगा यहाँ पर E इज इक्वल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और डी अपॉन में डी टी, तो भी तो क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अभी अपन ने दो केस किए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इस आयताकार टुकड़े के तीन भाग को कांस्टेंट रख के इस PQ भुजा को इस यानी कि इस PQ तार को इसके ऊपर चलाया जाता है। तो जब इस PQ तार को इसके ऊपर चलाया जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो अंदर जा रही है, एरिया कम होने की वजह से इन फील्ड लाइन्स के अंदर क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब फील्ड लाइन्स के अंदर परिवर्तन होगा मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, और जैसे ही फ्लक्स में परिवर्तन हुआ क्या प्रेरित हो जाएगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस विद्युत वाहक यानी कि वो जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उस फ्लक्स परिवर्तन की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। समझना कैसे, देखो ये जो लेंथ है ना इस PQ की, ये क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये जो PQ तार है इसके ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर चलेगा तो x की जो वैल्यू है ना उस x की वैल्यू को कम या ज़्यादा करेगा। मतलब कि अब की बार क्या हो रहा है, x वेरिएबल हो रहा है और x के वेरिएबल होने की वजह से यानी कि जो x है ना ये x वेरिएबल होने की वजह से क्या होगा, एरिया के मान में, एरिया का मान चेंज होगा, और एरिया का मान चेंज होगा यानी कि x क्या है, ये वेरिएबल है, ये लो x वेरिएबल है, और x के चेंज होने से एरिया का मान कम ज़्यादा होगा, और एरिया का मान कम ज़्यादा होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब कितना होगा वो निकालते हैं। क्या होता है फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू आप लिखते हो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, सही है। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्या होता है आयत का, आयताकार टुकड़ा है ये, क्या हो जाएगा L इंटू एक्स, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एल डॉट एक्स, यानी कि फाई बी इज इक्वल टू बी एल एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, सही है, ठीक है। अपन ये जानते हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस PQRS की जो कोइल है उस कोइल के अंदर क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और वो विद्युत वाहक बल ही क्या करेगा, वो विद्युत वाहक बल ही क्या करेगा, इसके अंदर एक धारा का निर्माण करेगा। अब विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, कितना होगा, जो अपने को कौन बताता है, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या है कि अगर मान लो कि आप फ्लक्स में परिवर्तन करते हो तो वो जो फ्लक्स में परिवर्तन है वो विद्युत वाहक बल के इक्वल होता है, मतलब जितना ज़्यादा फ्लक्स में परिवर्तन उतना ज़्यादा विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ से आप, फैराडे के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बी अपॉन में डी टी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, सही है। फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, बी एल एक्स, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें ये, यानी कि इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के 2 में, क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बी कितना है, बी एल एक्स अपॉन में डी टी, सही है यहाँ तक, ठीक है। अपने को विद्युत वाहक बल चाहिए, विद्युत वाहक बल ये क्या करेगा, इसके अंदर कोइल के अंदर करंट फ्लो करवाएगा, ठीक है। तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना होगा। अब यहाँ पर बी एल एक्स अपन ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, जो आपने कांस्टेंट लिया है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ L, PQ की लेंथ भी क्या ली है, कांस्टेंट ली है, लेकिन x वेरी कर रहा है, ये जो चल रहा है ना इसकी वजह से x कम या ज़्यादा हो रहा है, x वेरिएबल है, तो जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको रखो बाहर, और जो
वेरिएबल है उसको अंदर रखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है बाहर, L कॉन्स्टेंट है बाहर, ले दे के बचा कौन, dx अपॉन में dt फंस गया। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस का बी एल dx अपॉन में dt। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो छड़ है आप इसको चला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसको चला रहे, मतलब कि आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो। उस एक्सटर्नल वर्क की वजह से, मतलब कि आप इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से ये कम या ज़्यादा हो रही है, मतलब कि एक्स जो है क्या है, वो एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ क्या, डिस्टेंस है इस पॉइंट पी से, ये जो आर है इस क्यू से यानी कि डिस्टेंस है, और इसको आप पास या दूर लेके जाओगे तो इस डिस्टेंस में कमी या वृद्धि होती है, मतलब कि इसकी वैल्यू डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होती है। तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने की वजह से ये चेंज हो रहा है। तो एक प्रकार से क्या है, ये डिस्टेंस है। और यहाँ पर आप देखो तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या बनती है, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या बनाता है, वेलोसिटी। सही है, ये बन जाएगा वेलोसिटी। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का बी एल वी, या E इज इक्वल टू माइनस का बी वी एल। और ये माइनस का जो सिंबल है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आया है, लेंज के नियम की वजह से आया है। अगर आप इसको यहीं तक सीमित रखते हो तो भी सही है, अगर आप इसको आगे लेके चलते हो तो भी सही है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये अपोजिट डायरेक्शन को ही बताता है। ठीक है, और इसका कोई रोल नहीं है। तो आप इसको यहीं तक सीमित रखो या यहाँ तक लेके जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इस छड़ के अंदर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ है उसकी वैल्यू आ गई, जिसको आप क्या बोलते हो, मोशनल ईएमएफ बोलते हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी थी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये तो आया है विद्युत वाहक बल, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी के बेस पे अपन क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, अब सुनना, देखो इस विद्युत वाहक बल की वजह से क्या होता है, इस तार के अंदर करंट फ्लो होता है, और ये जो तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है ये इस विद्युत वाहक बल ने बनाया। अब कितना करंट फ्लो हो रहा है निकालेंगे, और करंट जो फ्लो हो रहा है, ये जो करंट फ्लो हुआ ओम्स के नियम से क्या होता है, ओम्स लो, अपने पास में मान लो कि ये जो सारी की सारी जो कोयल ली गई है, ये जो तार लिया गया है, मान लो कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ कोयल मान लो कितना है, कैपिटल आर है। अगर रेजिस्टेंस कैपिटल आर है तो यहाँ से अपन ओम्स लॉ से क्या पढ़ते हैं, V इज इक्वल टू आई आर पढ़ते हैं। यहाँ पर V कौन है, विद्युत वाहक बल E है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू लिख सकते हो आप आई आर। E की वैल्यू कितनी है, BVL है, ये लो BVL इक्वल टू आई आर। आपको चाहिए I, तो I कितना हो जाएगा, BVL अपॉन में R। ये लो, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस विद्युत वाहक बल की वजह से इस कोयल के अंदर जो करंट फ्लो हुआ उसकी क्या आ जाएगी, अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सुनना, देखो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इस कोयल के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, और विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ तो इस कोयल के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है कब, जब आप इस PQ को चला रहे हो। फिनोमिना समझना भाई, ठीक है, इस PQ तार को इसके ऊपर चला रहे हो और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। याद आ रहा है कुछ, तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तार गतिमान है, तो फोर्स तो लगेगी। कौन सा, तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो एक फोर्स लगती है। और वो जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप इसका नोट्स बना लीजिए, अगर नहीं बनाना है तो अपनी साइट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके इस लेक्चर के जो PDF नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो इसको कर रहा हूँ इरेज। क्या सर लिखने भी नहीं दिया,
पता है मुझे आप कितने आलसी हो, लिखने वाले हो नहीं, वहीं जाओगे। सुनो, इस तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और ये तार मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है। कौन सी होती है फोर्स? लोरेंज पल्स। F इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हाँ सर, आ गया याद। जहाँ L तार के अंदर बहने वाली धारा, L उस तार की लेंथ और B मैग्नेटिक फील्ड। आ गया सर याद। अगर नहीं याद आया है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वहाँ पर लेक्चर लगाइए। मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 4 या लेक्चर नंबर 5 होगा, और उस लेक्चर नंबर 5 के अंदर डिटेल से इस बल के बारे में बताया, इस फोर्स के बारे में बताया गया है। जब कोई तार के अंदर, यानी कि जब किसी तार के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और सारा का सारा फॉर्मूला, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सारा का सारा उसके अंदर दिया हुआ है डिटेल से, ठीक है। तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, इस पी क्यू वायर के ऊपर क्या अनुभव होगा, क्या एक्सपीरियंस होगा, फोर्स अनुभव होगा। अब L क्रॉस B यानी कि लेंथ और B के बीच बनने वाला एंगल, क्रॉस प्रोडक्ट है। F इज इक्वल टू इसको एल बी क्रॉस को क्या लिखोगे, साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है। कितना है, ये रहा L वेक्टर, ये रहा B वेक्टर, L B, कितना एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। ये लो, थीटा 90 है तो F कितना बना, F इज इक्वल टू आई एल बी। सही है, ठीक है। ये फोर्स आ गया। अब अपन जानते हैं कि इसके अंदर करंट कितना है, I है। इसको मान लो कुछ भी इक्वेशन दे लो, I कितना है, बी वी एल अपॉन में आर है। ये I की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो I की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे, F इज इक्वल टू बी वी एल अपॉन में आर इंटू एल इंटू बी। तो F कितना आया, बी स्केयर एल स्केयर वी अपॉन में आर। ये क्या करेगा, वो तार फोर्स अनुभव करेगा जब उस तार के अंदर करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये तो हो गया फोर्स। अब सुनना, आपने क्या किया, जब इस तार को चला रहे हो, सोच के देखो, स्टार्टिंग रिपीट कर देता हूँ, स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं था पहले, पी क्यू को नहीं चला रहे थे, तब तक ये कुछ भी अनुभव नहीं करेगा, न फोर्स अनुभव करेगा, न इसके अंदर करंट फ्लो होगा, न इसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। जैसे इस पी क्यू तार को हिलाया, यहाँ से हिलाओगे तो इसका एरिया कम होगा एरिया कम होगा तो इसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन होगा, और जब फ्लक्स परिवर्तन हुआ तो इस तार के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और वो विद्युत वाहक बल क्या करेगा, इस पूरी की पूरी कुंडली के अंदर, कोयल के अंदर करंट फ्लो करेगा। अब वो करंट फ्लो हो रहा है, इस पी क्यू में भी तो हो रहा है करंट फ्लो, और पी क्यू के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, आप इसको चला रहे हो, मतलब आप वर्क कर रहे हो, कुछ ना कुछ फोर्स है। एक्स भी है, एक्स क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये पढ़ा, F इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर। फोर्स एक्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क। आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। अब वर्क कर रहे हो, और ये वर्क कितने टाइम में हो रहा है, मतलब किसी तार के अंदर आप करंट फ्लो करवाते हो तो उस तार की कुछ ना कुछ शक्ति भी तो होती है, पावर भी तो होता है कुछ ना कुछ, तो वो पावर कितना होता है वो भी तो निकालते हैं, ठीक है। कितना होगा समझना, इसको यहाँ लिख देते हैं, कितना होगा पावर, सुनना समझना। देखो करंट फ्लो हो रहा है, फोर्स को चला रहे, इसको चला रहे हो, मतलब आप वर्क कर रहे हो, वो वर्क किसके रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। और पावर इज इक्वल टू लिखते हो कितने हो, पावर इज इक्वल टू आप लिखते हो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। सही है, ठीक है। वर्क कितना होता है, फोर्स कितना लग रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर वी अपॉन में आर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स, मतलब कि P इज इक्वल टू आप लिखोगे क्या, वर्क को, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही है, अपॉन में क्या पड़ा, टाइम, ठीक है। फोर्स को पढ़ाने दो, वैल्यू है अपने पास में। डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, x, डिस्प्लेसमेंट कितना है x, टाइम कितना है t, तो p इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, f
इंटू एक्स अपॉन में टी। एक्स अपॉन में टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम? वेलोसिटी। तो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ डॉट वी। एफ की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर। पुट कर दें वैल्यू यहाँ पे। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो जो P की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? यहाँ से फोर्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन में आर, और V से मल्टीप्लाई होगा ये, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो ये क्या आ जाएगी? इस कोयल के अंदर करंट फ्लो होने से, यानी कि जो वर्क करते हो वो कितने टाइम के अंदर करते हो, तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी, यानी कि ये इसकी क्या आ जाएगी? शक्ति। तो फ्लक्स परिवर्तन होने से कौन कौन सी घटनाओं के बारे में जाना आपने? कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, कितना करंट फ्लो होता है, तार को चलाने पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये तार, और इसके बाद में इस तार के अंदर या इस कोयल के अंदर जो पावर उत्पन्न होती है वो पावर कितनी होती है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, तो अब करते हैं इसके ऊपर इसके न्यूमेरिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसको इरेज कर रहा हूँ। तो इजी से हार्ड की तरफ चलेंगे। ठीक है, सुनो भाई, मान लो कि आपके पास में कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है आपको 0.3 टेस्ला है। ठीक है, जो कि क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि बी की जो वैल्यू दे दी वो है 0.3 टेस्ला। ठीक है, 0.3 टेस्ला। और इसने ये कहा है कि इसके अंदर एक आयताकार टुकड़ा है, और उस आयताकार जो टुकड़ा है ना, उसका एक सिरा कटा हुआ है। मतलब क्या कहा है कि कोई आयताकार टुकड़ा है और इस आयताकार टुकड़ा है ना, इसका एक सिरा कटा हुआ है। मान लो कि ये टुकड़ा कटा हुआ है ऐसे। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है ना, ये लेंथ दे दी इसने 8 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ दे दी 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो दे दी इसने, मान लो कि इसकी ब्रेड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है, एकदम बहुत मिनिमम टुकड़ा कटा हुआ है। अब नॉर्मल सी बात है कि जितना विद्युत वाहक बल इन सारे सिरों पर होगा उतना ही यहाँ पे होगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल क्या रहता है? सेम, तभी तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि कोई आयताकार टुकड़ा है और उस आयताकार टुकड़ा है ना, उसका एक सिरा छोटा सा पार्ट है ना, वो कटा हुआ है थोड़ा सा, और वो किसी भी प्रकार कटा हो सकता है। ये इस प्रकार काट लो, इसको इस प्रकार थोड़ा सा आगे बढ़ा के थोड़ा सा यूँ काट लो। ठीक है, मतलब कि इसकी ये जो कटा हुआ है ना, ये इतना मिनिमम है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब ये नगण्य के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा कटा हुआ है, और इस कटे हुए भाग के कारण फ्लक्स में परिवर्तन जरूर होगा। ठीक है, सुनो, इसने ये बोला है कि इस आयताकार टुकड़े को आपने क्या किया? इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाया। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाया मतलब कि इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला। अब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर 2 प्रकार से निकाल सकते हो। पहला तो इसको यूँ समझो कि मान लो कि आपके पास में जो आयताकार टुकड़ा है, ये है आयताकार टुकड़ा, और इस आयताकार टुकड़े को मान लो कि ये सिरा थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ से, और इसको आप 2 प्रकार से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर निकाल सकते हो। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे रखा है मान लो। पहला तो इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हो, पहला पार्ट। दूसरा, आप इसको ऐसे रख के ऐसे बाहर निकाल सकते हो। समझे नहीं समझे? पहले ऐसे रखा, ऐसे बाहर निकाला, दूसरे साइड ऐसे रखा और ऐसे बाहर निकाला। तो जब दोनों प्रकार से इसको बाहर निकालोगे तो होगा क्या? मान लो कि पहले इसकी छोटी भुजा की बात करते हैं। मतलब ये लो, इसको इस प्रकार रखा, ये लो, और मान लो कि ये इतना भाग इसका कटा हुआ है, ये लो। ठीक है, छोटा सा भाग इसका, ये इतना भाग कटा हुआ है, और इस भाग पर आपको क्या चाहिए? विद्युत वाहक बल चाहिए। जितना विद्युत वाहक बल इन सब की वजह से होगा, यानी कि इस तार पर होगा, पी क्यू पर होगा, मतलब इसको पी क्यू मान लो। ठीक है, जितना इसके पी क्यू पर होगा, जिसका मतलब कि जिसको आप क्या बोलते हो? मोशनल ईएमएफ बोलते हो, गतिक विद्युत वाहक बल बोलते हो, उतना इन सब के ऊपर होगा, यानी कि इस छोटे से कटे हुए भाग पर होगा। ठीक है, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बाहर निकाला, तो जब इसको बाहर निकालोगे
तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा, और उस फ्लक्स परिवर्तन से क्या होगा, इसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, E = BVL, इतना ही तो विद्युत वाहक बल होता है। E = BVL। कौन सी लेंथ है ये, छोटी साइड है, यानी कि लिख दो यहाँ पे छोटी भुजा के लिए, छोटी भुजा के लिए, छोटी भुजा के लिए निकालते हैं विद्युत वाहक बल। B की वैल्यू कितनी है, E = B की वैल्यू 0.3 टेस्ला, ये लो 0.3 टेस्ला इंटू V कितना है, V दे रखा है, यानी कि ये जो आप इसको चला रहे हो, मतलब कि ये जो आयताकार टुकड़ा है इसको चला रहे हो, इसके लिए इसने V की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब कि जो V दे रखा है वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो V क्या है, सेंटीमीटर में है, क्या करेंगे इसको मीटर में चेंज करेंगे, और जब मीटर में चेंज करोगे तो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो V की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 10⁻² मीटर पर सेकंड इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻², और ये कितना आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। इसको सोल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, E = 0.6 × 10⁻⁴, सही है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, वोल्ट। इस कटे हुए भाग के ऊपर क्या आ जाएगा, ये विद्युत वाहक बल आ जाएगा। और दूसरा ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आप इसको बाहर की ओर निकालोगे, मतलब कि आपने इसको क्या किया, बाहर की ओर निकाला। तो बाहर की ओर निकालते टाइम मतलब कि जब ये सारी के सारी भुजा बाहर निकल जाएगी, तो बाहर निकल जाएगी तो उस टाइम कितना समय लगेगा, मतलब अब की बार इसने क्या पूछा है, समय पूछा है। तो कितना हो जाएगा, ये ब्रेड्थ कितनी दे रखी है इसकी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, और लेंथ कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो जब इसको आप बाहर की ओर चलाओगे तो कौन सी भुजा चल रही है, ये चल रही है, कितना 8 सेंटीमीटर। तो आप समय निकालना है आपको, समय कितना होता है, समय = आप वेग = दूरी बटा समय, तो दूरी बटा वेग लिखते हो, सही है। ये ऐसे चल रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चलेगा, ये 8 सेंटीमीटर चलेगा, यानी कि दूरी 8 सेंटीमीटर, 10⁻²। वेग कितना है 10⁻² मीटर पर सेकंड, ये लो 10⁻² मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना होगा, टाइम जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, दूरी है आपकी 8 × 10⁻², और वेलोसिटी कितनी है 10⁻², तो ये टाइम कितना लेगा, T = 8 सेकेंड। ठीक है, अब सुनो, ये तो हो गया इसकी छोटी भुजा के लिए। छोटी भुजा के लिए जितना विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा, 0.6 × 10⁻⁴ वोल्ट, यानी कि जब इसको आप ऐसे चलाओगे। अब बात करते हैं, इसको आपने ऐसे रखा, मतलब कि अब की बार इसको उल्टा रख लो तो भी तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, तब विद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा वो निकालते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको कंप्लीटली इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब की बार जो आयताकार टुकड़ा है, वो आयताकार टुकड़ा कैसे रखा है, कुछ इस प्रकार रखा है, यानी कि अब की बार ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 2 सेंटीमीटर है, सही है। और यहाँ पर मान लो कि एक छोटा सा कटा हुआ टुकड़ा है, और आप इसको ऐसे चला रहे हो, मतलब कि ऐसे चला रहे हो, ऐसे, समझ गए। जब इसको ऐसे चलाओगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके ऊपर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, यानी कि अब की बार बड़ी भुजा के लिए, बड़ी भुजा के लिए कितना होगा फ्लक्स में परिवर्तन, और विद्युत वाहक बल E = BVL, सही है। B आपको दे रखा है कितना है 0.3 टेस्ला, V आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 10⁻² मीटर पर सेकंड। L लेंथ अब की बार कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 10⁻² मीटर। सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। E = B कितना है 0.3 इंटू V कितना है 10⁻² इंटू T कितना है
ये बी वी एल कितना है 8 इंटू 10⁻⁻2। सॉल्व किया इसको, कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट आ जाएगा ये विद्युत वाहक पर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इतना इस टुकड़े के ऊपर जब आप इसको ऐसे चलाते हो तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, उसके बाद में इस पूरे के पूरे टुकड़े को बाहर निकालने में टाइम कितना लेगा। टाइम अब की बार कितनी डिस्टेंस चलेगा, ये 2 सेंटीमीटर चलेगा। वेलोसिटी कितनी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि अब की बार जो टाइम होगा वो कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। सही है, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी चलेगा वो 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻2। वेलोसिटी कितनी है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻2 मीटर। -2 से ये कैंसिल, यानी कि अब की बार कितना टाइम लेगा 2 सेकंड लेगा। पहले 8 सेकंड ले निकालने में, तो विद्युत वाहक बल जितना प्रेरित हुआ वो कितना था 0.6 था। 0.6 कितना था 0.6 ही था। ठीक है, और जब ये इसको ऐसे चलाया तो विद्युत वाहक बल 2.4 और टाइम कितना लेगा ये ऐसे निकलने में बाहर की ओर 2 सेकंड लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम के अंदर जो भी है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट है थोड़ा सा लेवल हाई करते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, अब तक तो आपको याद रहने लग ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत। क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक सीधा लंबा क्षैतिज तार, क्षैतिज तार जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 10 मीटर। लेंथ कितनी है 10 मीटर। 10 मीटर 0.30 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से लंबवत घटक से लंबवत, क्षैतिज घटक से लंबवत 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है, की चाल से गिर रहा है। तो तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करें। तो तार में EMF यानी कि विद्युत वाहक बल की क्या करो, गणना करो। क्या ऐसा लिख दिया सर? पहले तो सीधा ही था, B और V की वैल्यू पुट करनी थी। अब ये क्षैतिज घटक क्या होता है सर, समझना भी। ठीक है, पहले तो इसका अपन एक्सप्लेनेशन समझते हैं, मतलब कि क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सुनो। देखो, अपन ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है ना वो 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है। मान लो कि ये पृथ्वी है और ये 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है, तो इसका कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है। मान लो कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र जिसको आप भौगोलिक चुंबकीय क्षेत्र बोलते हो वो कुछ इस प्रकार होता है, इस टाइप में, पता ही होगा आपको, N और S इस टाइप होता है 23.5 डिग्री। यानी कि आपने ऐसा कुछ देखा होगा। इसको पृथ्वी का भौगोलिक चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं आप।
कुछ इस टाइप में होता है। सही है या नहीं है? ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड है। सही है, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्या, तो जो पृथ्वी ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो कुछ इस प्रकार से है। पृथ्वी ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो इस प्रकार से है। सही है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको इस प्रकार ले सकता हूँ मैं, ये लो, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार है। सही है। तो मान लेता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्रकार है, दिया भी है इसके अंदर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप से। ये मान लो कि वो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसके अंदर एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज तार क्या हो रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत। सबसे पहले तो घटक निकालते हैं इसका, समझना, ठीक है। देखो, ये मान लेता हूँ कि वो तार है 10 मीटर लंबा। ये मान लो कि वो तार है 10 मीटर लंबा, दिखाई दे रहा होगा। ये मान लो कि वो 10 मीटर बना ही देते हैं। ये वो 10 मीटर लंबा तार है। ठीक है, 10 मीटर लंबा तार। चलो, लेंथ इसकी 10 मीटर, ठीक है। और ये मान लो कि जैसे ये लेंथ है और इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड बी, और मैग्नेटिक फील्ड बी और इसके बीच में मान लो कि एंगल कितना है, थीटा है, मान लो एक बार के लिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ थीटा, ठीक है। अगर आप इसको बी को घटकों में वियोजित करते हो तो मैं कह सकता हूँ क्या, ये लो, ये लेंथ है और ये मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये थीटा है। ये इधर वाला घटक क्षैतिज घटक बी कोस थीटा, इधर वाला घटक बी साइन थीटा। सही है। ये बी कोस थीटा, ये बी साइन थीटा। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो तार है ना, ये तार कुछ इस प्रकार गिर रहा है, पृथ्वी के क्षैतिज घटक के लंबवत। पृथ्वी के क्षैतिज घटक के लंबवत गिर रहा है। अब की बार वो मतलब वो किसके अनुदिश गिर रहा है, ऐसे। मतलब समझो कि फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा। फ्लक्स में परिवर्तन तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड के तार के लंबवत रहता है। मतलब जब ये वो तार है और ये तार ऐसे गिरेगा, तो ऐसे गिरेगा तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर होगी, ये वाली या ये वाली। ऑब्वियस सी बात है, इसको ऐसे गिराओगे तो ये वाली तो ऐसे है, ये तो इसके पैरेलल होगी। ये बी साइन थीटा ये ऐसे है, मतलब ये ऐसे जा रहा है, इसको क्रॉस करेगा, करेगा नहीं करेगा। मतलब जब ये ऐसे गिरेगा तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसके अंदर फ्लक्स परिवर्तन करेगा, और उस फ्लक्स परिवर्तन से क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। समझा नहीं समझे? मतलब इस बी को छोड़ो, बी अभी दो आपके पास कंपोनेंट है, बी कोस थीटा और बी साइन थीटा, जो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे। तो बी कोस थीटा, तो तार ऐसे गिर रहा है, तार ऐसे गिर रहा है, ये है तार आपका, ये तार है, और ये तार जब गिरेगा तो इस बी कोस थीटा की तो पैरेलल होगा, और ऐसे गिरेगा तो फील्ड लाइंस इसके अंदर से परपेंडिकुलर पास आउट होगी, और परपेंडिकुलर पास आउट होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या करती है, फ्लक्स बनाती है। और वो फ्लक्स में क्या हो रहा है, गिरेगा तब परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन हो रहा है तो क्या बनेगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो आप विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हुआ उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू लिखते हो, ये ई इज इक्वल टू आप लिखते हो बी वी एल। ई इज इक्वल टू, क्या बात है, मूड नहीं है क्या पढ़ने का, ई इज इक्वल टू बी वी एल, यही लिखते हो। बी कौन सा है, ये था, लेकिन इसने दो कंपोनेंट किए, कोस थीटा और साइन थीटा। कोस थीटा की तो क्या है, पैरेलल है तार, तो यहाँ से तो फील्ड लाइंस नहीं गुजरेगी, बी साइन थीटा से परपेंडिकुलर गुजरेगी। तो इसने क्या किया है, फील्ड बनाई है, मतलब कि ये बी क्या बन जाएगा, बी ई मान लेते हैं इसको। कौन सा घटक है ये, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ई इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, बी साइन थीटा वी एल, यानी कि ई इज इक्वल टू बी वी एल
साइन थीटा। बोलो एग्री करते हो? ठीक है। उसके बाद में जो थीटा दे रखा है वो कितना है? 90 डिग्री है, क्योंकि क्षैतिज से लंबवत, क्षैतिज से लंबवत मतलब कि क्षैतिज तो ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट करो। कितनी है? मैग्नेटिक फील्ड 0.3, तो मैग्नेटिक फील्ड 0.3, तो यहाँ से E इज इक्वल टू, इसको कितना लिखोगे? 0.330। इसको इरेज करें, कहाँ लिखें? यहाँ ठीक है। E इज इक्वल टू B कितना है? 0.30 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। ठीक है। V कितना है? कितनी स्पीड से गिर रहा है? दे रखा है कहीं 5 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 5। ठीक है। लेंथ कितनी है इसकी? 10 मीटर, तो इंटू कितना हो जाएगा? 10। साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसको सॉल्व कर लो। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, इसको आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। ठीक है। और ये हो जाएगा वोल्ट। इतना ही आ रहा है क्या? ठीक है, इतना ही है। एक मिनट। इसको किया 1.3 1.5 आएगा, 1.5 इंटू -3 वोल्ट। ये लो, ये क्या आ जाएगा? इतना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा जब ये तार मैग्नेटिक फील्ड के क्षैतिज घटक, ठीक है, क्षैतिज घटक के क्या होता है? लंबवत गिरता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ठीक है। उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान है। क्वेश्चन है, एक जेट प्लेन एयरक्राफ्ट उड़ाना है क्या? एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान है। वेग से गतिमान है। प्लेन के पंख 2.5 मीटर लंबे हैं। प्लेन के पंख 2.5 मीटर लंबे हैं। इनके सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? इनके सिरों पर EMF की गणना करें, यानी कि कितना EMF होगा यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर, B का मान आपको दे रखा है 5 × 10 टू द पावर माइनस का 4 टेस्ला, तथा नति कोण 30 डिग्री है, तथा नति कोण 30 डिग्री है। हाँ भाई, सेम कॉन्सेप्ट है जो जस्ट पीछे वाला अपने न्यूमेरिकल किया था, उसमें तो तार गिर रहा था, अब की बार क्या है? प्लेन उड़ रहा है। ये लो प्लेन मान लेते हैं यहाँ पे, ये वो प्लेन है। ये लो, कुछ इस प्रकार यही होता है क्या? नहीं, ऐसे होता है। मुझे कुछ बन जा। ठीक है, ये मान लो कि प्लेन है।
ये लो जो भी है बन गया, और बना लेते हैं क्या सर, ठीक है बस बन गया अपना ये। देखो ये प्लेन है और ये जो पंख है ना, इसकी लेंथ मान ली इसने कितनी है, 2.5 मीटर है। ठीक है, इसको सही बना लेते हैं अपन, अपने को तो कॉन्सेप्ट समझना है। ये प्लेन है, ये मान लो कि पंख है, 2 पॉइंट, ये अभी सही बनाया 2.5 मीटर। ठीक है, सही है, ये 2.5 मीटर है। और इसने ये बोला है कि इन पंख के सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है, ये भी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग है, वही सेम का सेम। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार होगा, कुछ ऐसे, सही है, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश ही उड़ता है ये। तो ये लो मैग्नेटिक फील्ड सेम का सेम, इधर की ओर बी वेक्टर, ये बी कोस थीटा, ये थीटा हो गया, ये बी कोस थीटा, ये बी साइन थीटा, सही है। अब कौन सा कंपोनेंट इस पंख को, जब देखो पंख ऐसे है, समझना भाई, इसको यूँ समझो कि ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है और फील्ड लाइंस ऐसे है, मतलब पंख ऐसे जा रहे हैं और फील्ड लाइंस ऐसे हैं। कौन सा कंपोनेंट फील्ड लाइंस पास आउट कराएगा लंबवत, बी साइन थीटा पास आउट करवाएगा। ठीक है, लेकिन अब की बार इसने क्वेश्चन में ये दे दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मतलब कि वो पंख के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब कि यूं पंख ऐसे है, ऐसे पंख, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल कितना बना रहा है, अब की बार 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये 30 डिग्री का, 90 डिग्री नहीं, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इन पंख के सिरों पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या नहीं होगा, पहली बात तो होगा, क्योंकि पंख ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास आउट होगी और 1800 किलोमीटर के वेग से जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि फील्ड लाइंस के अंदर परिवर्तन बहुत ज़्यादा होगा। तो फील्ड लाइंस में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, तो कौन सा घटक पास आउट करेगा, बी साइन थीटा। ई कितना होता है, बी वी एल, ई कितना है, ई है, सही है। ई इज इक्वल टू बी, ई कितना है, बी साइन थीटा, जो क्या करवाता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट करवाता है, वी और एल, सही है। ठीक है, ई इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू अपने को अब की बार दे रखी है 30 डिग्री, मतलब कि फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एल ऐसे, एंगल बीच में अब की बार 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ये जो थीटा है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अब की बार, 30 डिग्री दे रखी है। तो यहाँ से बी वी एल साइन 30। ठीक है, ई इज इक्वल टू बी वी एल साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, दे रखी है भी नहीं दे रखी, 5 × 10⁻⁴। इसको सोल्व करोगे तो ई इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ इंटू वी वेलोसिटी 1800 किलोमीटर पर आवर। जब आप किलोमीटर को आवर में चेंज करते हो तो क्या करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब कि 1800 को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, 100, ये हो जाएगा 500, 500 ही होगा, 500, 5000 नहीं, 500 इंटू 5, ये हो जाएगा, नहीं ये 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये 500 इंटू एल, लेंथ कितनी है इसकी, 2.5 मीटर, तो ये लो 2.5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसको हटाया 10, ये हो जाएगा 25, 25 और 25 625 इंटू, ये हो जाएगा 0 से 1 0 कैंसल, और ये 10⁻³ ठीक है, और ये E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वोल्ट। ठीक है, जो क्या है, पंख के सिरों के ऊपर विद्युत वाहक बल की वैल्यू है। नहीं भाई, अभी तो पढ़ा है, 1/2 भी तो पढ़ा है, ये लो 1/2, 25 सही तो है। लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, ये हो जाएगा 25, 25 को 25 से किया 600, सही तो है। बी
आपको दे दिया 5, v आपको दे दिया 500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेंथ आपको दे रखी है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। ठीक है, ये 2.5 मीटर हो जाएगी। ये बटा 2 है तो ये E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको करोगे ये कितना होता है 625, आधा 300, 312.5, ठीक है, इतना ही होता है ना। हाँ ठीक है, इंटू 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, पंख के सिरों पर विद्युत वाहक बल आ जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है मोशनल विद्युत वाहक बल यानी कि मोशनल ईएमएफ, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट होता है विद न्यूमेरिकल। होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। होपफुली जो चैप्टर अपना चल रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करता हूँ। स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मज़े में रहिए। ऑल द बेस्ट।